हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे अपने पिछले सेशन के टॉपिक वैन डेर वाल्स फोर्स इंटरैक्शंस के बारे में। क्लियर है? जैसा कि पिछले सेशन में मैं आपको सिखा चुका हूं वैन डेर वाल्स फोर्स होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, किस किस मॉलिक्यूल के बीच में लगती हैं। क्लियर है? इस सेशन में मैं आपको वैन डेर वाल्स फोर्स इंटरैक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ। क्लियर है? इंटरेस्टिंग सेशन है, इजी है, समझ में आएगा अगर आपने मेरा पिछला सेशन ध्यान से सुना है, नोट्स बनाए हैं और इसे याद किया है। क्लियर है? बट स्टिल मैं सेशन में इनिशियली आपका एक क्विक रिकैप दिखा दूंगा पिछले सेशन का, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? तो देखो भाई, अब एग्जाम्पल करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि शायद किसी ने नहीं सुना होगा। तो आप इस टेबल को देख के भी पूरा टॉपिक समझ सकते हो। आप केवल इस टेबल को भी पढ़ लोगे तो भी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस 5 तरीके की होती है। पहली आयन डाइपोल, दूसरी डाइपोल डाइपोल, तीसरी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, चौथी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड एट लास्ट इंस्टेंटेनियस डाइपोल विद इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है? तो ये 5 तरीके की आपकी वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती है। और लास्ट वाली फोर्स का एक स्पेशल नाम और है लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्स का नाम भी दिया जाता है। अब मेन चीज ये है किस किस टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्सेस लगती हैं। तो सबसे पहला, और ये जो अरेंजमेंट लिखा है ये मैंने इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिखा है, ये इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंजमेंट लगाया है मैंने यहाँ पे। सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है आयन डाइपोल एंड सबसे वीक होती है लंडन फोर्सेस। क्लियर है? अब कौन सी फोर्स किसके बीच में अप्लाई होती है वो सुनना। आयन डाइपोल, नाम से समझ में आ रहा है एक आयन है और एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो देखो, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। किसके बीच में लगती है? एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि आयन हो गया Cl नेगेटिव, पोलर मॉलिक्यूल होगा HCl। क्लियर है? पोलर मॉलिक्यूल होगा कौन? HCl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? जैसे ये डेवलप हुआ, एक आयन है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही होगी। एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही होगी, उसे कहते हैं हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरीके से डाइपोल डाइपोल में क्या होगा? दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर पोलर मॉलिक्यूल्स। किसके बीच में लगती है? 2 या 2 से ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल हो। जैसे कि HCl 2 पोलर मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली पोलर है क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ ज्यादा खिसक जाता है, दूसरे से दूर चला जाता है। तो जिसकी तरफ जाता है उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिससे दूर जाता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से दोनों HCl में पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये दोनों कैसे ऑपोजिट चार्जेस? डेफिनेटली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे विद वीक फोर्स, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो पहले वाले दोनों तो इजी हैं, एक आयन और डाइपोल के बीच में, एक डाइपोल और डाइपोल के बीच में। तीसरा केस, ये किसके बीच में मिलता है? दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। किसके बीच में? एक आयन होगा और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि I2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट आयन की वजह से इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर है वो शिफ्ट हो जाते हैं एक तरफ, इसकी तरफ शिफ्ट हुए तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव। तो डेफिनेटली ये जो एटम है ये वही चार्ज एक्वायर करेगा जो इस चार्ज के ऑपोजिट होगा, तभी तो अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो क्या हुआ, इस Cl नेगेटिव की वजह से इस I2 जो कि कैसा था, नॉन पोलर, इस Cl नेगेटिव आने की वजह से ये पोलर में कन्वर्ट हो गया। तो आयन आया और एक नॉन डाइपोल को डाइपोल बना दिया, मतलब इस आयन ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल में इंड्यूस करा दिया, कन्वर्ट करा दिया। क्लियर है? और जैसे ही कन्वर्ट हुआ डाइपोल में, तो इन दोनों के बीच में भी एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गई, जिसको हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कंडीशन कहते हैं। क्योंकि ये डाइपोल था नहीं I2 तो डाइपोल होता ही नहीं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट इस आयन की वजह से इसमें ये पार्शियल चार्ज क्रिएट हुए और इन दोनों के बीच में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लगना शुरू हो गए। इन दोनों के बीच में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लगना शुरू हो गए। क्लियर है? इसी तरीके से चौथा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी बिल्कुल पहले वाली कहानी की तरह है।
अब इसमें आयन ने इंड्यूस कराया था डायपोल, अब इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा एक डायपोल ही दूसरे नॉन डायपोल को डायपोल बना देगा। जैसे HCl है, खुद पोलर है, एक माइनस पार्शियल प्लस का पार्शियल, बट Cl2 तो नॉन पोलर था ना, बट एक खरबूजे को देख के दूसरे खरबूजे ने रंग बदल लिया। क्या कर लिया? जो Cl2 नॉन पोलर था, अब HCl की वजह से पोलर कैरेक्टर उसने एक्वायर कर लिया। एक Cl पे पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे Cl पे पार्शियल नेगेटिव। तो जैसे ये डेवलप हुआ, इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो गया। तो इन शॉर्ट दिस इज अ केस ऑफ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्या? एक डायपोल ने दूसरे नॉन डायपोल को डायपोल बना के अट्रैक्शन फोर्स लगा दिया। दैट्स इट। क्लियर है? और लास्ट बचा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब ये किस में मिलता है? हाँ या ना? इसके लिए भी पढ़ देता हूं एक बार। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स, पहले वाले के लिए पढ़ रहा हूं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल, किसके बीच में? एक पोलर मॉलिक्यूल एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। किसके बीच में लगता है? एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब बात आती है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन नोबल गैसेस और बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। या तो नोबल गैसेस में लगेगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये मान लो नोबल गैसेस है, तो इसमें क्या होता है? एक एटम एक टाइम पे डायपोल बन जाता है, पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे ही एक एटम डायपोल बना, तो इसको देखा देखी जिसके बगल में बैठा हुआ दूसरा एटम है वो भी डायपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक डायपोल एक पर्टिकुलर टाइम पे एकदम से वो किसी वजह से डायपोल बन गया, उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में इकट्ठा हो गए। क्लियर है? तो एक साइड में इकट्ठा होंगे तो एक साइड में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, दूसरी में पॉजिटिव। अब इसको देखा देखी इसके बगल वाला एटम भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। तो इसी वजह से इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कहते हैं हम, एक एटम इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पर एकदम से डायपोल बन गया, उसको देखा देखी उसके पड़ोस वाला भी डायपोल। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्या? एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डायपोल नहीं था वो डायपोल बना और उसने अपने बगल वाले एटम को भी डायपोल में कन्वर्ट करके अट्रैक्शन शुरू कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, दिस इज द केस ऑफ लंडन फोर्सेस। तो ये 5 तरीके की आपके पास वंडरवल फोर्सेस मिलती है। क्लियर है? और इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ऑर्डर आपके सामने लग रहा है। सबसे ज्यादा आयन डायपोल स्ट्रॉन्ग, फिर डायपोल डायपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डायपोल, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड एट लास्ट लंडन फोर्सेस। दैट्स इट। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड मैं एग्जांपल्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब एग्जांपल में आता है वंडरवल फोर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। क्या अरेंज करना पड़ता है? एग्जांपल दे देगा, अरेंज करो भाई। इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है और इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, मैं दिखा देता हूं। डेफिनेटली लग रही होगी कोई ना कोई फोर्स इनके बीच में आपस में। क्लियर है? एक फोर्स तो यहां लग रही है इनके बीच में आपस में, एक फोर्स इसमें लग रही है यहां पर, और एक फोर्स लग रही है इसमें, इन दोनों के बीच में। ठीक है? अब कौन सी फोर्स स्ट्रांग होगी? सिंपल सी बात पूछ रहा है, कंपेयर द वंडरवल फोर्स इन द फॉलोइंग। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगी? पहले पता हो कि कौन सी फोर्स किस में लग रही है, कौन सी। एक आयन, एक पोलर, दिस इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। एक आयन है और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, तो कौन सी इंटरेक्शन मिल रही है इनके बीच में? आयन डायपोल इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन मिल रही है यहाँ पर? आयन डायपोल इंटरेक्शन। दूसरे में एक आयन है, एक नॉन पोलर है। हाँ या ना? यहां से हटा दूं फोर्स जिससे आराम से दिख जाएगा आपको। क्लियर है? इसमें कौन है? इसमें एक आयन था, एक पोलर मॉलिक्यूल था, तो कौन सी फोर्स लगेगी? आयन डायपोल इंटरेक्शन। इसमें एक आयन है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सी फोर्स लगेगी? एक आयन ने नॉन डायपोल को डायपोल बनाया और अट्रैक्शन किया, तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन लगे, इंटरेक्शन लगे। और लास्ट ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? लंडन फोर्सेस, जो सबसे वीक होता है। और मेरे ख्याल से ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल इंटरेक्शन, उससे वीक आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, और सबसे वीक लंडन फोर्सेस। तो ये इस टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी फोर्स किस टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। दैट्स इट, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं आता। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा अरेंजमेंट लगाओ भाई। ये रहा HCl के बीच में कोई फोर्स होगी? बिल्कुल होगी। Cl नेगेटिव CCl4 के बीच में होगी? बिल्कुल होगी। H2 और HBr के बीच में होगी फोर्स? बिल्कुल होगी। अब पूछी जाती कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाँ होगी तो कह रहे हो सर, अब कौन सी स्ट्रॉन्ग है ये तो बताओ। देखो भाई कैसे होगा, ये पोलर, तो डेफिनेटली कौन सा फोर्स लगेगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। कौन सा लगेगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। कौन सा लगेगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोल दो। ये क्या? पोलर, ये आयन, ये क्या? नॉन पोलर।
ये क्या आयन, ये क्या नॉन पोलर, इनके बीच में भी डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, एक आयन के बीच में एक नॉन पोलर, तो कौन सा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वाली कंडीशन, कौन सी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और लास्ट में एक H2 है, एक HBr है, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, तो एक डाइपोल है और दूसरा नॉन डाइपोल है, तो कौन सी मिलती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सी मिलेगी, एक डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल बना के इंटरेक्शन शो कर लिया। तो ये तीन फोर्सेज आ गई, फिर से आंसर आ गया, डाइपोल डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल उससे वीक, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल सबसे वीक, दैट्स इट। तो ऑर्डर ऊपर आपको पता है तो आप आराम से लगा सकते हो, शर्त आपको पता हो कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किस में लगती है, डाइपोल डाइपोल किस में लगती है, आयन डाइपोल किस में लगती है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल किस में लगती है, एंड एट लास्ट लंडन फोर्सेस किस में लगती है। ये चीज अगर आपको इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है, तो आराम से आप एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% की, दैट्स सिंपल। क्लियर है, टाइप पता होना चाहिए तुम्हें, इनके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है, आराम से आप ऑर्डर लगा सकते हो। क्लियर है, तो ये तो भाई हो गए बच्चों वाले एग्जाम्पल, इस टाइप के याद रखना आएंगे नहीं, ये हो गए बच्चों वाले एग्जाम्पल। इंजीनियरिंग वालों के लिए खासकर इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें नहीं देते, बच्चों वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते तुम्हारे। नीट में मैं कह सकता हूं आ सकता है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं नीट में, इतना टफ पेपर भी नहीं आ रहा, लेवल गिर गया है पेपर का बहुत नीचे, बहुत ईजी पेपर आ रहा है आजकल, तो उम्मीद कर सकते हैं नीट वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आने की। बट जेई वाले कभी भी उम्मीद मत करना इतने सिंपल क्वेश्चन देगा, तुम्हें देगा घुमा के, अभी आगे आएंगे घुमा के, जिसको देख के मुंह के बल नीचे गिरेंगे। बट शर्त वीडियो ढंग से सुना है, नोट्स बनाए हैं, तो कभी नहीं गिरोगे, गारंटी मेरी है, सही आएगा आंसर। बस फर्क ये है, कोई कंसंट्रेशन से सुनता है वीडियो, कोई नहीं सुनता। जो सुन रहे होंगे डेफिनेटली मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे, जो वीडियो ढंग से कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे होंगे मेरी बात जरूर पकड़ पा रहे होंगे। बेटा छोटे छोटे से जो पॉइंट बोल जाता हूं ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया करो उन्हें। क्लियर है, हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं बताता हूँ, कुछ कुछ बोल भी देता हूं मैं पॉइंट्स, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगे जाके याद आते हैं जब क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर है, तो उसका इंतजार मत करो, नोट करो हाथ की हाथ। क्लियर है, एक और एग्जांपल देख भाई, अब बात आती है 4 कंटेनर लिए मैंने, क्या लिए बच्चों, एक और एग्जांपल क्वेश्चन बना सकते हैं, इस तरीके से फ्रेम करो, वी हैव 4 कंटेनर्स and in each container we have kept F2, Cl2, Br2 and I2. Then we have to find which of the following container have strongest van der Waals force interaction. इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो आपके पास भाई 4 कंटेनर बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में क्या भर दी, F2 भर दी, तो पहले में क्या भर दी F2, दूसरे में क्या भर दी Cl2, तीसरे में क्या भर दी Br2 और चौथे में क्या भर दी, मेरे को नहीं, I2। क्लियर है, अब पूछा जा रहा है तुमसे कि कौन सी कंटेनर में सबसे ज्यादा van der Waals फोर्सेस लग रही हैं। तो पहले बात टाइप देख लो कि इसमें किस टाइप की van der Waals फोर्स है, इनमें मेरे ख्याल से सब में सेम टाइप की van der Waals फोर्स है, दोनों नॉन पोलर, डेफिनेटली इसमें Cl2 ही होंगे, और कौन होगा, दोनों नॉन पोलर, ये भी दोनों नॉन पोलर, तो डेफिनेटली हर कंटेनर में सेम टाइप की फोर्स लग रही है। कौन सी, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हर कंटेनर में, चाहे आप F2 का कंटेनर उठा लो, चाहे Cl2 का उठा लो, चाहे Br2 का उठा लो, चाहे I2 का उठा लो। अब मेन बात ये आती है, अब कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन से कंटेनर में van der Waals फोर्स स्ट्रॉन्ग है और कौन से कंटेनर में van der Waals फोर्स वीक है। ये चीज मेन दिक्कत आती है। इसको डिसाइड करने के लिए ध्यान से सुनना, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, देखो जरा, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। अब बात आती है जब यहाँ पे टाइप, जो लंडन फोर्सेस या ये कह लीजिए van der Waals फोर्सेस का टाइप अगर सेम हो गया, जैसे यहाँ पे हो गए लंडन फोर्सेस, तो अब जो डिपेंड करेगी ये लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, वो किस पर डिपेंड करेगी, सुनना जरा। स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर बाई चांस नोबल गैसेस होती तो एटॉमिक वेट देखते। तो अब हमें मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को देखना पड़ेगा। अब क्या कंसेप्ट है उसके साथ, सुनना जरा। विद इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, द स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। क्या कंसेप्ट है, जैसे जैसे इनके अंदर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चलेगा, van der Waals फोर्स उतने ज्यादा मजबूत होते चलेंगे। दैट इज van der Waals फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। इसका क्या मतलब निकला कि जो van der Waals फोर्स है वो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर ऑर्डर लगाने को आए तो आंख बंद करके ऑर्डर लगाना। F2 से ज्यादा फोर्स किस में मिलेगा हमें, Cl2 में, Cl2 से ज्यादा किस में मिलेगा, Br2 में, और Br2 से ज्यादा किस में मिलेगा van der Waals फोर्स हमें I2 में।
क्लियर है, सिंपल। तो इन शॉर्ट वंडरवल फोर्स अगर सब में सेम टाइप का लग रहा है, तो अगर आप टाइप के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर पा रहे हो वंडरवल फोर्स को, तो आप सेकंड स्टेप या सेकंड रूल की तरफ मान लो। क्या सेकंड स्टेप अपन चेक करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है या सेम। तो डिफरेंट है तो जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका उतना ज्यादा ही वंडरवल फोर्स, दैट्स इट। तो F2 में वंडरवल फोर्स सबसे कम और I2 में वंडरवल फोर्स सबसे ज्यादा, दैट्स इट। और इसी फोर्स की वजह से F2 और Cl2 हमें गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, Br2 हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और I2 इसी वंडरवल फोर्स की वजह से सॉलिड फॉर्म में मिलता है, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी वंडरवल फोर्स की वजह से ये सारे कलेस होते हैं। क्या F2 और Cl2 हमें गैसेस फॉर्म में मिलता है, F2 और Cl2 हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है, Br2 हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और I2 हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। क्लियर है? जेई वाले ध्यान रखें, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। 4 कंटेनर बोल दिए, पैराग्राफ टाइप में बना देगा, मर मत जाना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ढंग से रीड करना है बस उस क्वेश्चन को। इतना आपका बस टाइम लगेगा कि आप उस क्वेश्चन को ढंग से रीड करके एक बार समझ सको। सिंपल सी बात है बेटा, पेपर के टाइम पे आप केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जो एक बार पढ़ने में आपको समझ में आ गए। जिस क्वेश्चन को आपको दूसरी बार पढ़ना पड़ रहा है, डेफिनेटली समझना दिक्कत आई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो क्वेश्चन आपके एक पढ़ने में ही समझ में आ गया कि हाँ ये इस टॉपिक का ऐसे होगा, डेफिनेटली उसका आंसर करेक्ट होगा। बट जिस क्वेश्चन को आपको दूसरी बार पढ़ना पड़ गया, मान लेना उसमें कुछ डामाडोल है आपका कंसेप्ट, उसमें कुछ डामाडोल है आपका कंसेप्ट। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो थोड़ा बहुत टेंशन भी होता है, हम भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल सबके ऊपर प्रेशर होता है भाई। पेपर एग्जाम हॉल में बैठ के हम तो ऐसे बोल देते हैं यहाँ से, मेन प्रेशर तो उस बच्चे को पता है जो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है। हमें भी पता है होता है प्रेशर, बट उस प्रेशर की वजह से अपने सिंपल कंसेप्ट गलत मत करें आना। क्योंकि पेपर में भाई क्वेश्चंस इस हिसाब से डालता है टीचर कि बच्चा सॉल्व कर सके, या फिर इस तरीके से वो देखना चाहता है कि बच्चा किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना के आया है, किस टाइप के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और किस टाइप के वो लेफ्ट करता है। क्योंकि पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं होता हमेशा। क्लियर है? हमें वो क्वेश्चन छांटने हैं जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, हाँ या ना? हमें वो क्वेश्चन छांटने हैं उसमें से जिनकी मदद से आपका सिलेक्शन होगा, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है पेपर में नंबर ऑफ सिंपल क्वेश्चन ज्यादा है, टिपिकल या ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व ही ना हो वो बहुत कम डाले जाते हैं पेपर में, ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? अब हम वो सिंपल क्वेश्चन को भी टफ कहें, वो तो सीधी बात है, फिर तो नहीं हो सकते सेलेक्ट। अगेन रिपीट, अगेन रिपीट, अगेन रिपीट। कुंभ का मेला नहीं है, हर साल आता है पेपर। कुंभ का मेला तो नहीं है, हर साल आएगा, देखते रहना। बट कब तक, ये भी बात चीज है, ठीक है ना? तो चलिए, ये भाई कुछ एग्जाम्पल थे। अब मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल और करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला एग्जाम्पल क्लियर होगा। तो अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, वो और सुनिएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है 3-4, वो और दिखा देता हूँ अब आपको। सिंपल चीज है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। तो ठीक है ना? अगर ध्यान देंगे तो जरूर आसानी से समझ में जरूर आएगा। एक और एग्जाम्पल देखो। अब क्या ढूंढना है अपन को? अभी भी हमें वंडरवल फोर्सेस को अरेंज करेंगे, ठीक है ना? किसको अरेंज करेंगे? वंडरवल फोर्सेस को। कंपेयर वंडरवल फोर्सेस इन दी फॉलोइंग, ठीक है ना? एग्जाम्पल लिख रहा हूं, किसमें देखना आपको? इनमें चेक करनी है आपको वंडरवल फोर्सेस। बताओ भाई, किसमें वंडरवल फोर्सेस ज्यादा होंगी, किसमें कम होंगी? पिछले वाला ही एग्जांपल है भाई, सेम टू सेम वही कॉपी किया मैंने, बस यहाँ पे वहां पे हेलोजेंस लिए थे, अब यहाँ पे हम लोग नोबल गैसेस ले रहे हैं। तो वही कंसेप्ट लगा, सब में लंडन फोर्सेस काम करेंगी, पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर वेट क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। जैसे हम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वंडरवल फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है। अभी कंसेप्ट पढ़ा है थोड़ी देर पहले। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि सब में लगने वाला क्या फोर्स सेम ही है, कौन सा?
नोबल गैसेस में बताया हुआ है लंदन फोर्सेस लगेंगे। कौन सी फोर्सेस लगेंगी? लंदन फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? लंदन फोर्सेस। लिख दे रहा हूं मैं। कौन सी फोर्सेस काम कर रही होंगी? लंदन फोर्सेस। क्लियर है? ध्यान रखना। हाँ है ना? तो नोबल गैसेस का केस है तो लंदन फोर्सेस काम करती हैं यहाँ पे। कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? लंदन फोर्सेस। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन इस पे से नहीं आता, ये बच्चों वाली चीज बता दी, ये पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, ये पूछेगा वो क्वेश्चन। वंडरवल फोर्स पे तो पूछेगा ही नहीं वो क्वेश्चन, इतना अच्छा कहाँ है ना, मैं हूं इतना अच्छा। वंडरवल फोर्स पे से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा। क्या बोलेगा? आप अरेंज करके दो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्लियर है? करो भाई अरेंज। एक चीज ध्यान रखना, वंडरवल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। खत्म बात, इतनी सी बात ध्यान रखना, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। वंडरवल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इतनी सी पॉइंट ध्यान रखना। आंसर आ गया। क्या? देख ले, ये रहा आंसर, बॉइलिंग पॉइंट। बस उतनी सी बात ध्यान रखना कि वंडरवल फोर्स बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है आपको। क्या? वंडरवल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। कितना? वंडरवल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इतना सा सिंपल कंसेप्ट है। क्लियर है? किसका केस है? नोबल गैसेस का। किसका केस है बच्चों? नोबल गैसेस का केस है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। ठीक है ना? हाँ या ना? हटा दूं कैसे? चलिए एक और एग्जांपल देखो भाई। अब एक और बेहतरीन एग्जांपल आपके लिए देखना जरा, एक और बेहतरीन एग्जांपल लेके आया हूं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्लियर है? थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्लियर है? अब मैं बना रहा हूं आपके लिए आइसोमेरिक एल्केन्स। क्या बना रहे हैं हम आपके लिए? आइसोमेरिक एल्केन्स बना रहे हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा हूं मैं, ठीक है ना? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जिसमें अपन के मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब आते हैं। क्लियर है? तो उसी के मैं कुछ आइसोमेरिक एल्केन ले रहा हूं। क्लियर है? देखना जरा ध्यान से। एक मैंने लिया, ये रहा, ध्यान से सुनते चलना। ये दिस इज कॉल्ड नॉर्मल हेक्सेन। क्या कहते हैं इसे हम? नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं इसे अपन? नॉर्मल हेक्सेन। काउंट कर लो कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? इसी का एक आइसोमर और बना रहा हूं। इसी का एक और आइसोमर है ये। ठीक है? इसी का एक और आइसोमर है। दिस इज कॉल्ड आइसो हेक्सेन। क्या कहते हैं इसे अपन? आइसोहेक्सेन। ठीक है ना? ध्यान रखना है वाली बात। आइसोमर है इसी का ही, आइसोहेक्सेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोहेक्सेन। ठीक है? इसी का एक और आइसोमर है, वो भी सुनना। उसको भी मैं बना देता हूं। चलो उसको आगे बना देंगे, यहां पे आ नहीं पाएगा वो। ठीक है ना? यहां पर आ नहीं पाएगा, इसको मैं नीचे बना देता हूं। ठीक है? आप लोगों के लिए इसी का एक और आइसोमर है, वो भी मैं बना देता हूं। देखो भाई,
ये रहा, दिस इज कॉल्ड नियोहेक्सेन। क्या बोलते हैं इसे हम? नियोहेक्सेन। अब पूछा जाता है वापस से बॉइलिंग पॉइंट, पूछेगा नहीं अब वन डबल फोर्स, क्योंकि आपको पता है। क्लियर है? ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, सब में एक ही टाइप का फोर्स लगेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सब में लंडन फोर्स लगेगी। दूसरी बात, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। दोनों रूल फेल हो गए अब आपके। पहला फेल कौन सा? डिफरेंट टाइप की फोर्स लग नहीं रही। दूसरा, सेम टाइप की कौन सी लग रही है? लंडन फोर्सेस, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बात क्या कर रहे थे? लंडन फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम, क्योंकि सब में कार्बन और हाइड्रोजन सेम मात्रा में है। अब क्या करें? अब कैसे डिसाइड करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम? क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो उससे पहले हमें वन डबल फोर्स पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी कंसेप्ट बताया, वन डबल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लगाना चाहता हूं तो मुझे पता लग जाए अगर इन तीनों में किसमें वन डबल फोर्स ज्यादा है, तो आराम से मैं अरेंज कर लूंगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो अगर अपन को ये अरेंज करना है तो हमें वन डबल फोर्स पता होनी चाहिए कैसे लगेगी। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका फेल, तीनों में सेम टाइप की फोर्स लग रही है। अगर अलग अलग लग रही होती तो अभी हम बता देते कौन सी वन डबल फोर्स ज्यादा है, कौन सी कम है। चलो, अब एक लग रही है, कौन सी लग रही है? लंडन फोर्सेस, ठीक है, वो भी सही है। अब उसमें भी अरेंजमेंट देखने के लिए मॉलिक्यूलर वेट देखें तो मॉलिक्यूलर वेट भी हमें तीनों का सेम मिल रहा है। अब क्या करें? अब जो डिसाइड करने का क्राइटेरिया है यहां पर वन डबल फोर्स, वो होता है इसका सरफेस एरिया या ब्रांचिंग। वन डबल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ध्यान से सुनना, वन डबल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर है? देख ले। अब सबसे ज्यादा सरफेस एरिया जिसका होगा उसकी वन डबल फोर्स ज्यादा होगी। सिंपल सी बात, मेरे को दिख रहा है सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है, पूरा फैला हुआ स्ट्रक्चर है, पूरा फैला हुआ स्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ? एक CH3 उठ के ब्रांचिंग आ गई, इसमें क्या और CH3 उठ के और ब्रांचिंग। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर फैला हुआ है वो थोड़ा क्या कॉम्पैक्ट साइज अटेन कर रहा है। तो पहले स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल फैला हुआ है, अगले स्ट्रक्चर में थोड़ा और कम हुआ, उसके अगले स्ट्रक्चर में थोड़ा और ज्यादा कम हो गया। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसके अंदर उतनी ज्यादा वन डबल फोर्स लगेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए वन डबल फोर्स, तो सबसे ज्यादा मिलती है नॉर्मल हेक्सेन में और सबसे कम वन डबल फोर्स किसमें मिलेगी? नियोहेक्सेन में, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज्यादा फैला हुआ मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया और उतनी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर वन डबल फोर्स लगेगी, उतनी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर वन डबल फोर्स लगेगी। सिंपल सा कंसेप्ट। क्लियर है? जितना ज्यादा फैला हुआ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया किसी मॉलिक्यूल का, उसका उतना ज्यादा वन डबल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये नहीं, ये तभी लगाएंगे जब स्टार्टिंग के रूल फेल हो रहे हैं। पहला, सेम टाइप की फोर्स लग रही है सब में, दूसरा लंडन फोर्स लग रही है, तीसरा मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है, तब जाएंगे अपन सरफेस एरिया पर, जो हमें दिखता है आइसोमेरिक एल्केन्स का केस में। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा वन डबल फोर्स, ऑर्डर लगाइए, सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये और सबसे कम ये। अगर अटेन एक लाइन में मानते हैं तो इसको उठा के यहाँ चिपका लेना, इसको उठा के पूरे को यहाँ चिपका लेना। तो सबसे ज्यादा वन डबल फोर्स इसमें मिलेगी, उससे कम इसमें मिलेगी और सबसे कम लास्ट वाले में मिलेगी, बिकॉज सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो इसी वजह से अगर अपन ऑर्डर अरेंज करना चाहें पूरा, तो ध्यान से सुनना भाई, अगर अपन ऑर्डर अरेंज करना चाहें पूरा, लगा देता हूं मैं आपके लिए, एक सेकंड रुकना। अगर अपन ऑर्डर अरेंज करना चाहें तो मैं नाम के अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूं, है ना? क्या? नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, पूरा नहीं बैठ रहा, ये रहा, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद आइसोहेक्सेन, उसके बाद नियोहेक्सेन। क्लियर? सिंपल सी ऑर्डर है इसकी वन डबल फोर्स। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। तो क्या आया? वन डबल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्या निकल गया अल्टीमेट रिजल्ट?
कि वंडरबल फोर्स सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया, उसके में सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरबल फोर्स, इसका सबसे कम सरफेस एरिया, उसके अंदर सबसे कम वंडरबल फोर्स। एक चीज और नोटिस करी होगी आपने, इसमें पूरी चेन स्ट्रेट थी, इसमें एक ब्रांच आई, इसमें दूसरी ब्रांच आई। स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं आपको, केवल कार्बन कार्बन बना के दिखा देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, ये आ गया स्ट्रक्चर नियो नॉर्मल हेक्सेन का। आइसो का स्ट्रक्चर और देख, ये आ गया आपका स्ट्रक्चर आइसो हेक्सेन का। और लास्ट ये आ गया स्ट्रक्चर आपका नियो हेक्सेन का। तो जरा देखियो, इसमें सारे कार्बन एक चेन में, इसमें एक कार्बन की ब्रांच है, इसमें 2 कार्बन की ब्रांच है। तो जैसे जैसे क्या कर रहा हूं मैं, ब्रांचेस बढ़ा रहा हूं, तो क्या सरफेस एरिया घट रहा है, क्योंकि मुझे वंडरबल फोर्स घटती हुई दिखी, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ मॉलिक्यूल है, इसका साइज थोड़ा छोटा छोटा चला जा रहा है। तो क्या मैं ब्रांचिंग के साथ भी रिलेशन बना सकता हूं वंडरबल फोर्स का? बिल्कुल बना सकते हो। क्या हो रहा है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है सरफेस एरिया कम हो रहा है और वंडरबल फोर्स भी कम हो रही है। तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक या आइसोमेरिक एल्केन्स में ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे, क्या बढ़ाते जाओगे? ब्रांचिंग, तो वैसे वैसे सरफेस एरिया घटता चलेगा उस मॉलिक्यूल का, और उतने ही हिसाब से वंडरबल फोर्सेस भी घटती चलेगी, वंडरबल फोर्सेस भी घटती चलेंगी। तो यही कंसेप्ट है। तो इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला, मैं बताता हूं, आप ये कंसेप्ट भी बना सकते हो। क्या? वंडरबल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन आइसोमेरिक एल्केन्स। किसके केस में? आइसोमेरिक एल्केन्स में। इसमें आइसोमेरिक एल्केन्स। दैट्स इट। क्लियर है? तो अल्टीमेट जो रिजल्ट निकल के आया उस क्वेश्चन का वो ये आया कि अगर आइसोमेरिक एल्केन्स है तो उसमें वंडरबल फोर्सेस का ये ऑर्डर होगा। तो अगर आपको एक बार वंडरबल फोर्सेस का ऑर्डर आ गया तो डेफिनेटली आप बॉइलिंग पॉइंट का आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको वंडरबल फोर्सेस का ऑर्डर आ गया तो डेफिनेटली आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाल सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन या न्यू हेक्सेन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल हेक्सेन का। सबसे कम किसका होगा? नॉर्मल सी बात है नियो हेक्सेन का होगा। दैट्स इट। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो क्या नॉर्मल हेक्सेन सबसे ज्यादा, आइसो हेक्सेन उससे कम, एंड एट लास्ट नियो हेक्सेन सबसे कम। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया आपका। किसका ऑर्डर आ गया? बॉइलिंग पॉइंट का। किसके बेसिस पे? वंडरबल फोर्सेस, क्योंकि हमें पता है वंडरबल फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रहते हैं। दैट्स इट। ये था एक और एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने अगला रूल पे बढ़ गया हूँ कि अगर आप डिफरेंट टाइप की फोर्सेस नहीं लग रही तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल सी बात, एक टाइप की फोर्स लग रही है तो कौन सी लग रही है वो भी बता दिया, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कैसे देखते हैं वो भी बता दिया। अगर वो भी फेल हो रहा है तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, क्या? सरफेस एरिया ऑफ अ मॉलिक्यूल देखते हैं। क्या देखते हैं? सरफेस एरिया ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा। एक और एग्जांपल देखें, इजी से है ये चीजें, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। एक और एग्जांपल देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल दिखा रहा हूं एक और, क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट का। अब ऐसा एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसमें अपन को एक्सेप्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? लिखो HCl, HBr, HI, इन तीनों को आपको बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है। सिंपल सा है, अरेंज हो जाएगा। इन तीनों का आपको बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है, इन तीनों का आपको बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है। सिंपल सा है, हो जाना चाहिए। ठीक है ना? मैं बता रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप खुद से आंसर ट्राई करें। क्लियर है? मैं आंसर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन देखना क्या आएगा। दिख गया होगा मेरे ख्याल से आंसर। HCl से ज्यादा HBr का, HBr से ज्यादा HI। सिंपल वही कंसेप्ट जो आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या? मॉलिक्यूलर वेट
इंक्रीज, इधर से इधर बिल्कुल हो रहा है। वंडरवल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज, बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। तो सर इसमें क्या बात का दिक्कत थी, ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया। ये हुआ है, अभी आगे जो चीज बताऊंगा वो नहीं होगी। ये क्या बात की प्रॉब्लम रही सर, जब आंसर तो सेम आ गया ना, जो अपन सोच रहे थे वही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं आंसर में, बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वंडरवल फोर्सेस बढ़ रही हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बट दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत इसमें नहीं हुई, दिक्कत तब हुई जब हमने इन तीनों मॉलिक्यूल के साथ HF को भी देखा। दिक्कत तब आई हमें जब हमने इन तीनों के साथ इस बदतमीज मॉलिक्यूल को भी उठा लिया। बदतमीज नहीं है, अच्छा मॉलिक्यूल है, क्लियर है। दिक्कत हमें तब आई जब हमने इन तीनों के साथ इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर लिया। इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे पास प्रॉपर रीजन थे। बट जब हमने HF को अरेंज किया तो HF को जब हमने बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाया तो सुनना क्या देखने को मिला हमें। तो भाई जब अपन ने क्या लिया HF को, अब हमें ऑर्डर देखना है HF, HCl, HBr और HI। वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत तब आई जब हमने इन तीनों के साथ इस मॉलिक्यूल को भी ले लिया, जब हमने उन तीनों के साथ इस मॉलिक्यूल को भी कंपेयर किया। तो हमारे हिसाब से सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड ऑर्डर? जब अपन लोग कंसेप्ट नॉर्मली जो चल रहा है तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर यही तो होना चाहिए। HF का सबसे कम होना चाहिए, HCl का, फिर HBr का, फिर HI का, यही तो ऑर्डर आना चाहिए जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ये कंसेप्ट यहां से यहां तक पढ़ा है, क्योंकि क्या मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वंडरवल फोर्स बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से तो HF का सबसे कम होना चाहिए, इस कंसेप्ट के हिसाब से तो HF का सबसे कम होना चाहिए। अगर हम ये कंसेप्ट मानते हैं HF, HCl, HBr और HI का केस में, अगर हम ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि HF से जब हम HI की तरफ मूव करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, वंडरवल फोर्स बढ़ेंगे, वो भी डेफिनेटली बढ़ेंगी, उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, वो भी बढ़ने चाहिए थे। बट वो तब नॉर्मल था जब HCl, HBr, HI देख रहे थे। बट एबनॉर्मेलिटी आई जब HF आया। HF में क्या दिखा हमें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा हो गया। HF उठ के यहां पर आके बैठ गया, HF अपनी जगह से उठ के यहां पर आके बैठ गया, बिल्कुल एंड में आके बैठ गया HF कुंडली मार के। HF अपनी जगह से उठ के यहां पर बिल्कुल एंड में आके पहुंच गया। अब रीजन मेन दिक्कत आती है, चलो ठीक है हम एक्सपेक्टेड ट्रेंड वो देख रहे थे, बट हमें जो मिला कंडीशन वो ये मिली। HF अपनी पोजीशन को छोड़ के जो एक्चुअल ऑर्डर बन के आया वो HF सबसे कम ना होके सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला मॉलिक्यूल हो गया। तो हमें जो एक्चुअल ऑर्डर देखने को मिला वो क्या मिला, वो लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा से छोटा कर दूं। HF ने अपनी जगह यहां से यहां बदल ली, ठीक है ना, तो थोड़ा सा छोटा किया। तो हमें जो एक्चुअल ऑर्डर मिला, क्या मिला? एक्चुअल ऑर्डर। तो हमें जो एक्चुअल ऑर्डर मिला वो ये मिला, HCl का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा HBr का, उससे ज्यादा HI का और सबसे ज्यादा HF का। एक्सेप्शनली, क्या? एक्सेप्शनली। अब कारण सुन, इसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुतों को अभी नहीं पता होगी, क्लियर है? जिसको पता है वो समझ गया। HF में हमें मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी वंडरवल फोर्स के अगला जो मेरा नेक्स्ट सेशन बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही बनेगा। HF में हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम शॉर्ट में H बॉन्डिंग कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? H बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं बच्चों? H बॉन्डिंग। तो HF में हमें यही बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और इसी बॉन्डिंग होने की वजह से HF के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली अपने बाकी के मेंबर से सबसे ज्यादा पहुंच जाता है। क्या? अपने बाकी के मेंबर से भी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है। तो दिक्कत वैसे नहीं आई, दिक्कत कब आई? जब हमने इन मॉलिक्यूल के साथ HF को भी कंपेयर कर लिया, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। अब आप कह रहे हो सर HCl, HBr, HI में नहीं मिलती? नहीं मिलती। कम मिलती है HCl में, चलो थोड़ी बहुत नोटिस करी गई है HCl में थोड़ी बहुत, बट वो बहुत वीक होती है, उसको कंसीडर नहीं करते।
मेनली जो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है वो FO और N के मॉलिक्यूल के साथ ही मिली है। किसके साथ? FO और N के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे HF के साथ देखी गई, किसके साथ देखी गई? HF के साथ। मैं लिख देता हूं, HF के साथ देखी गई, H2O के साथ देखी गई। तो 3-4 मॉलिक्यूल है जिनमें जनरली देखी जाती है। H2O में देखी गई, NH3 में देखी गई। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो FO और N कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो फॉन जिसके अंदर होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, शॉर्ट फॉर्म बना दी फॉन। जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉन होता है उनमें हमें H बॉन्डिंग मिलती है, और ये H बॉन्डिंग इस तरीके से अपना एक्सेप्शन शो करती है कि HF जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, उसका एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्या हुआ होगा इस H बॉन्डिंग में, वो अपन इसके सेशन में ही समझेंगे कि असल में ऐसा क्या कराया होगा इस HF ने कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम ना हो के सबसे ज्यादा हो गया होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा। तो HCl, HBr, HI में कोई टेंशन नहीं, जब HF आता है तब टेंशन है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये यहां से यहां तक वो गलत है, एक्चुअल जो ऑर्डर है ये फॉलो होता है। बिकॉज HF में H बॉन्डिंग मिलती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ही ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है एक्सेप्शनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से बच्चों? H बॉन्डिंग होने की वजह से। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आई होगी ये सारी चीज। क्लियर है? रफ कर दें, एक और एग्जांपल लें इसी तरीके का। बिल्कुल एक और एग्जांपल लेते, बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। देखो भाई, एक और एग्जांपल उठा रहा हूं मैं आपके लिए। अब पहले इसको रफ कर दूं, जितना रफ होता चलेगा आराम से। सेम क्वेश्चन है तो हटा पूरा नहीं रहा हूं, जितना हट पा रहा हूं उतना हटा दे रहा हूं। ठीक है ना? लगभग हट गया, ये रह गया। वेट अ सेकेंड। चलो देखो भाई, एक और केस। अब अरेंज करना है सेम बॉइलिंग पॉइंट। H2S, H2Se, H2T निकालो भाई। इसका तो आराम से आप खुद ही बना सकते हो, मुझे जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बताऊंगा भाई, मेरा काम है बताना। बट आपका फर्ज है पॉज करके वीडियो खुद आंसर लगाओ, फिर देखना आगे वीडियो। ठीक है ना? चलो सुनना जरा। अब हमें क्या ऑर्डर मिलेगा, ध्यान से सुनना। क्या? एक्सपेक्टेड ऑर्डर, या एक्सपेक्टेड छोड़ो, इसमें तो डायरेक्ट बनाओ। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए अपने आप ही, मेरे ख्याल से अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? देखो भाई, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, वनडेबल फोर्सेस बढ़ी, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना भैया। जब ये दोनों बढ़ गई तो ये कैसे पीछे रह जाएगा? सिंपल कंसेप्ट सिखाया हुआ अभी। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वनडेबल फोर्स बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात, हाँ या ना? जो रेगुलर ट्रेंड है। बट यहां पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आई? जब हमने वाटर देखा इसके साथ। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत चैन से, बहुत प्यार से आंसर आ गया। बट प्रॉब्लम तब आई जैसे पिछले वाले में HF की वजह से आई थी, यहां पर जो प्रॉब्लम आई वो इस बदतमीज मॉलिक्यूल, इस वाटर की वजह से आई। किसकी वजह से आई? H2O की वजह से आई। अब इस एग्जाम्पल में जो हमें प्रॉब्लम आई वो किसकी वजह से आई? H2O। यहां पर भी सेम टू सेम चिपकाना है आपको, सेम टू सेम चीजें, वही रीजन है, सब कुछ वही है। क्लियर है? बस एग्जाम्पल बदल दिया मैंने। तो अब दिक्कत कब आई? जब हमने H2O मॉलिक्यूल देखा। क्या दिक्कत आई? देखो भाई, अब हमें करना है कंपेयर H2O, H2S, H2Se एंड H2T, इनमें कंपेयर करना है। करो भाई। क्या? एक्सपेक्टेड ऑर्डर। कौन सा एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? निकालो। सबसे कम H2O, उससे ज्यादा H2S, उससे ज्यादा H2Se और सबसे ज्यादा H2T। ये कौन सा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर। डेफिनेटली। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, वनडेबल फोर्स बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। बट हमें पता है क्या होना है? एक्सेप्शन। क्या? H2O अपनी जगह से उठता है और जहां पर उसे नहीं होना चाहिए वहां पर पहुंच जाता है। कहां पर? बिल्कुल एंड में। H2O अपनी जगह से उठता है और वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इसे नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल लास्ट में। H2O अपनी जगह से उठता है और वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इसे नहीं होना चाहिए।
तो एक्चुअल ऑर्डर जो हमें मिला उसको रीजन एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया गया आपको। एक्चुअल जो ऑर्डर हमें देखने को मिला वो ये मिला, H2S से ज्यादा H2Se, H2Se से ज्यादा H2Te और H2Te से ज्यादा H2O। रीजन 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 कौन? H बॉन्डिंग। कौन है रीजन? H बॉन्डिंग, सिमिलर टू दैट ऑफ HF। बिल्कुल उसी तरीके से सेम टू सेम एग्जाम्पल है, लगभग सेम एग्जाम्पल है, बिल्कुल उसी तरीके का। HF जैसे कूद के पीछे आ गया था, उसी तरीके से ये वाटर भी अपनी जगह से कूद के बिल्कुल एंड में पहुंच जाता है। सिंपल कंडीशन। उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीजें हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत इन दोनों एग्जाम्पल में? तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं भाई, जिस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, फंस जाते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करा रहा हूं। क्लियर है? तो क्लियर होंगी यहाँ तक बातें सारी? ठीक है ना? अब बात सुनना, अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर है? ये तो बेसिक से एग्जाम्पल से। अब एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाता हूं जहां पर चक्कर खा के गिर जाओगे, बट गिरना नहीं, ध्यान से सुनना। बहुत प्यारा एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, अच्छे लेवल का एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम्हें, मजा आएगा सुन के। कुछ सोच रहे होगे, निकल के कुछ अलग आंसर आएगा। तो यही तो मजा होता है भाई दिमाग से खेलने का। क्लियर है? एक और बेहतरीन एग्जाम्पल सुनना, यहां तक क्लियर होंगे, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक। ठीक है ना? अब एक एग्जाम्पल और देखो, बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल और दिखा रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। हमें कंपेयर करनी है वापस से वन डबल फोर्सेस। क्या? कंपेयर द वैन डर वाल फोर्सेस in the following। अच्छा सा क्वेश्चन है, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। पहला, आपके लिए पहला एग्जांपल दे रहा हूं, AlCl3, AlBr3 एंड AlI3। करो भाई अरेंज। सिंपल है, आ जाना चाहिए, इजी सा कंसेप्ट है, बता चुका हूं किस तरीके से सॉल्व करना है वन डबल फोर्स। क्लियर है? तो दिमाग लगाओ जरा, इसको देख के आपको सिंपल कंडीशन हैलाइड्स बना रखी है एल्यूमिनियम की मैंने। तो वन डबल फोर्स का कंसेप्ट क्या? टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स सेम, बाकी सारी चीजें, मास सेम नहीं है। मास क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और आपको पता है मास के बढ़ने के साथ साथ वन डबल फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये आना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये आना चाहिए, पर ये ऑर्डर गलत है। हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये आना चाहिए, बट ये ऑर्डर गलत होगा। अब बात आती है सर क्यों? क्लियर है? तो इस केस के एग्जाम्पल के केस में यहां पर बहुत जल्दी गलती कर देते बच्चे, क्योंकि वन डबल फोर्सेस के केस में जनरली यही याद रहता है कि मास बढ़ेगा तो वन डबल फोर्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता। ये एक स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट बना लेना है, कुछ भी लिख के आपको याद रहना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था अकॉर्डिंग टू वन डबल कंसेप्ट, बट ये ऑर्डर नहीं होता है। एक्चुअल में जो ऑर्डर निकल के आता है इसका, वो ये आता है, वन डबल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ये आती है निकल के इस केस में। अब बात आती है क्यों आई है? एक्चुअल ऑर्डर जो निकल के आया वो ये आया, AlCl3 की वन डबल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है AlBr3, और AlBr3 की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है AlI3। क्लियर है? इसका सिंपल सा एक रीजन है, वन डबल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। सिंपल सा मतलब है यहां पे वन डबल फोर्स। अब इस केस में मास पर डिपेंड नहीं करेगा, बॉन्ड पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा।
क्यों करेगा ये सुन, क्योंकि बच्चों ये जो एल्यूमिनियम की हैलाइड्स होती है, ये जो एल्यूमिनियम की हैलाइड्स होती हैं, इनका नेचर कोवेलेंट होता है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो आयनिक हैलाइड होगी या आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है। बट अगर ऐसा होता, आयनिक होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं पहुंचती, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अब असल में ये एल्यूमिनियम की हैलाइड्स होती हैं कोवेलेंट। कैसी होती हैं? कोवेलेंट। तो इस वजह से हमें बॉन्ड पोलैरिटी चेक करनी पड़ी। अगर ये आयनिक होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आंसर सही बैठता आपका। बट असल में ये होती ही नहीं है आयनिक, होती कैसी है? कोवेलेंट होती है। कैसी होती है ये हैलाइड्स? कोवेलेंट। इसी वजह से ये ऑर्डर आया। और कोवेलेंट हैलाइड में भी हमें यही देखना पड़ेगा, जो ज्यादा पोलर है डेफिनेटली उसका जो इंटरैक्शन फोर्स होगा वो स्ट्रांग लगेगा उनके बीच में। जो चीज या जो बॉन्ड ज्यादा पोलर है उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। क्लियर है? जितना अच्छे या जितना इजीली वो ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट कर लेगा उतना स्ट्रांग वो वंडरबल फोर्स लगाएंगे। तो अब बात आती है, सर ये बॉन्ड पोलैरिटी डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं? शायद आपको सिखाया हुआ है मैंने, बॉन्ड पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए एक रूल था। कौन सा रूल? फजान्स रूल। मेरे ख्याल से इसके बारे में पूरा एक लेक्चर लिया था मैंने, फजान्स रूल। क्लियर है? तो इस केस को एक्सेप्शन मानो या इंपॉर्टेंट मानो, कुछ भी मानो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं बहुत, हम लोगों से हो जाती हैं, आप तो अभी स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है? हाँ या ना? हम लोगों से हो जाती है तो आप तो भी स्टूडेंट हो। क्यों कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे? क्योंकि जनरली क्या बोला जाता है, एल्यूमिनियम, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक। बट नहीं, एल्यूमिनियम की हैलाइड जो है, अरे हाँ एक बात और, इसमें मैंने कहीं फ्लोराइड लिखी है? बिल्कुल नहीं। बट जनरली मैं क्या बोल रहा हूं, मेटल और नॉन मेटल जनरली हम सोचते हैं आयनिक, बट एल्यूमिनियम की हैलाइड आयनिक नहीं होती। कैसी होती है? सारी की सारी कोवेलेंट। बट इन हैलाइड्स में भी AlF3 आयोनिक है। AlF3 आयोनिक है, इसको मैंने इसीलिए नहीं रखा अलग, इसको अलग रख दिया मैंने। AlF3 आयोनिक है, इसे इसीलिए ही नहीं लिया मैंने एग्जाम्पल में। क्लियर है? AlF3 आयोनिक है इसीलिए नहीं लिया मैंने इसे एग्जाम्पल में। तो हम बोलते हैं क्या, एल्यूमिनियम की हैलाइड्स कौन कौन सी? क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कोवेलेंट इन नेचर। इसी वजह से हम वंडरबल कॉन्सेप्ट का जो ऑर्डर लगा रहे थे वो एक्सपेक्टेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। यहां पर जो वंडरबल फोर्सेस डिसाइड करी जाएंगी वो डिसाइड करी जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। इसकी बेसिस पे बॉन्ड पोलैरिटी। इनमें से सबसे ज्यादा पोलर कौन है? फजान्स रूल के अकॉर्डिंग AlCl3 सबसे ज्यादा पोलर है और AlI3 सबसे कम पोलर है। दैट्स इट। क्लियर है? तो इसी वजह से AlCl3 की वंडरबल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू AlI3। बट यहां पर जो कंफ्यूजन आता है वो यही था कि एक मेटल एक नॉन मेटल होता है, तो हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आयनिक होंगी कि कोवेलेंट होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो वंडरबल फोर्स है वो मास के बेसिस पे नहीं देखी जाएगी, बॉन्ड पोलैरिटी के बेसिस पे देखी जाएगी। और बॉन्ड पोलैरिटी डिसाइड करने में फजान्स रूल सबसे ज्यादा हेल्प करता है। दैट्स इट। क्लियर है? इसी के कुछ सिमिलर एग्जाम्पल, सेम टू सेम रीजन, सब कुछ सेम। फॉलोइंग लिखा है ना मैंने, तो पहला एग्जाम्पल ये था, इसी से सिमिलर एग्जाम्पल और लिखा रहा हूं कि इस टाइप का नेचर और किस किस एग्जाम्पल में हमें देखने को मिला। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मार्क कर लो। क्या? एल्यूमिनियम के हैलाइड्स कौन कौन से? क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इनमें जो वंडरबल फोर्सेस देखी जाती है वो बॉन्ड पोलैरिटी के बेसिस पे देखी जाती है, ना कि मास के। क्योंकि हम लोग जनरली यही लगा देते हैं आंख बंद करके, बट नहीं होता ऑर्डर, गलत हो जाएगा पेपर में। ऑर्डर ये निकल के आएगा AlCl3, AlBa3 एंड AlI3। वंडरबल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी, क्योंकि ये सारी की सारी हैलाइड कोवेलेंट है। क्लियर है? ऑलमोस्ट कोवेलेंट। तो उसमें भी हम लोग चेक करेंगे तो हमें बॉन्ड पोलैरिटी चेक करनी पड़ती है। क्लियर है? AlF3 को नहीं लिया जाता, दैट इज बिकॉज इट इज आयोनिक। AlF3 को नहीं लिया जाता क्योंकि वो आयोनिक होती है। ठीक है? अब बात आती है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल भी है, ध्यान से सुनना भाई। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल है, एक सेकेंड। चलो अब इसी टाइप के और एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना? इसी टाइप के और भी एग्जाम्पल है, उन्हें भी देख लेना। चलो देखो सेकंड,
इसी तरीके से एक और होता है मैग्नीशियम का केस, मैग्नीशियम के भी हैलाइड, मैग्नीशियम के भी हैलाइड। क्लियर है? जनरली एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये रहा, जो कि गलत होगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है, हम लोग जनरली यही सोचते हैं वंडरवल फोर्स बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड ऑर्डर गलत, ये नहीं आएगा, बट एक्चुअल में जो ऑर्डर निकल के आएगा, सेम रीजन है, सब कुछ सेम लिख रहा हूं, डिट्टो, कोई फर्क नहीं 1% का भी। क्लियर है? 1% रीजन का फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है, क्योंकि इन केस में हम बॉन्ड पोलैरिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? बॉन्ड पोलैरिटी, क्योंकि ये सारी की सारी हैलाइड्स कैसी हैं? कोवेलेंट है। कैसी हैं? कोवेलेंट। तो यहां पर भी वही रीजन, वंडरवल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। क्लियर है? इस बेसिस पे देखा जाता है वंडरवल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। यहां पर भी MgF2 एक्सेप्शन है, MgF2 एक्सेप्शन है। क्या है वो? आयोनिक। MgF2 एक्सेप्शन है, क्या है ये? आयोनिक। क्लियर है? क्या है ये? आयोनिक। इसीलिए इसको नहीं रखा गया, MgCl2, MgBr2 एंड MgI2। तो ये एक्सपेक्टेड सोच रहे थे, बट आया क्या ये? बिकॉज दीज हैलाइड्स आर कोवेलेंट, इसी वजह से वंडरवल फोर्स बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि मास पर। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? अब सारे एक साथ लिख दे रहा हूं, और भी एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन और सुनो, एक एक्सेप्शन और सुनो, इसी में भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है किसका केस? बेरिलियम का केस। किसका एक्सेप्शन है? बेरिलियम का। बेरिलियम में सारे हैलाइड लेते हैं हम। बेरिलियम का एक और एक्सेप्शन है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये रहा, जो कि नहीं आएगा। अब देख जरा, मैंने यहां पे BF2 भी ले लिया। क्लियर है? अभी मैंने Mg में भी फ्लोराइड नहीं लिया था, एल्यूमिनियम में भी फ्लोराइड नहीं लिया था, क्योंकि उन दोनों के फ्लोराइड आयनिक है। बट बेरिलियम में एक्सेप्शनली क्या? बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर, बेरिलियम की फ्लोराइड भी कोवेलेंट होती है, बट एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की फ्लोराइड आयनिक होती है, ध्यान रखना। इसीलिए उन हैलाइड्स में मैंने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ही लिए थे। बट बेरिलियम के केस में हम फ्लोराइड भी ले सकते हैं, क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी की सारी हैलाइड्स कोवेलेंट होती हैं। तो एक्चुअल ऑर्डर वही कंसेप्ट लगा, बॉन्ड पोलैरिटी वाला, बॉन्ड पोलैरिटी वाला एक्चुअल कंसेप्ट, बॉन्ड पोलैरिटी। क्या? कौन सी पोलैरिटी? बॉन्ड पोलैरिटी। तो वही कंसेप्ट लगेगा, बस एक एक्सेप्शन समझा दिया मैंने कि यहां पर इनकी फ्लोराइड भी देखी जाती है। इस केस में इनकी फ्लोराइड्स भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कोवेलेंट। तो यहां पे जो वंडरवल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या? बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है ना? इसके प्रोपोर्शनल है बॉन्ड पोलैरिटी। अब इसके केस में हम फ्लोराइड भी कंसीडर करते हैं। एक्सेप्शनली बेरिलियम की फ्लोराइड कोवेलेंट ही निकलती है, एक्सेप्शनली बेरिलियम की फ्लोराइड कोवेलेंट ही होती है। क्लियर है? हाँ या ना? अब 3 केस समझ में आ गए, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का। एक लास्ट केस और है, उसे और सुन लो। इन्हीं की तरह जो वंडरवल फोर्स जिनकी बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, कौन कौन आ गए? बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम हो गया, फोर्थ और सुन ले। ठीक है ना? ये भी केस एक्सेप्शन है। कौन सा? फोर्थ केस, लिथियम का, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये रहा, जो कि नहीं होगा, बिकॉज यहां पर वंडरवल फोर्स इनके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी इनकी वंडरवल फोर्स? इनकी बॉन्ड पोलैरिटी पे। किस पे डिपेंड करेगी? इनकी बॉन्ड पोलैरिटी पे। ये एक्चुअल ऑर्डर होगा, बिकॉज इन दिस केस वंडरवल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। ध्यान रखना ये वाली बात। क्लियर है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसीलिए बोल रहा हूं। इसका भी लिथियम फ्लोराइड आयनिक होता है, इसका भी लिथियम फ्लोराइड आयोनिक, तो इसीलिए मैंने उस ऑर्डर में नहीं रखा। इनका भी लिथियम फ्लोराइड आयनिक होता है, इसीलिए मैंने इस ऑर्डर में नहीं रखा, क्योंकि हम लोग इन मेटल्स की जनरली हम लोगों को लगता है मेटल और एक नॉन मेटल
आयनिक कंपाउंड बनाएगा, बट नहीं, इस केस में लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये 4 ऐसे मेटल हैं जिनकी जो हैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट हो जाती है। जो हम सोच रहे थे आयनिक होती, बट वो हो जाती हैं क्या, कोवेलेंट। तो एक नोट बना के आप लिख सकते हैं, देखो, इन एल्यूमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम, van der Waals force is decided on the basis of bond polarity। ठीक है ना, इनके केस में या इनकी हैलाइड्स लिख लेना, इन एल्यूमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम हैलाइड्स, van der Waals force is decided on the basis of bond polarity because halides of these metals are covalent in nature except their fluorides। जिनमें भी हम किसको छोड़ देते हैं, इनमें भी एक्सेप्शन क्या, कौन सी फ्लोराइड का है, कौन सी, बेरिलियम फ्लोराइड। मैं लिख दे रहा हूं, जिनकी फ्लोराइड आयनिक है केवल वही लिख रहा हूं मैं। आयोनिक होती है, बट बेरिलियम फ्लोराइड इज कोवेलेंट। याद रखना है ये बात, क्लियर है। भले ही इनकी फ्लोराइड्स को हम देखते नहीं क्योंकि वो आयनिक होती है, बट बेरिलियम फ्लोराइड कंसीडर करी जाती है बिकॉज वो कोवेलेंट है, बट बेरिलियम फ्लोराइड कंसीडर करी जाती है क्योंकि वो कोवेलेंट है। तो वही बात है। तो इन 3 मेटल्स के केस में हमें बॉन्ड पोलैरिटी देखनी पड़ जाती है, क्योंकि इन तीनों की हैलाइड जो है, जिनमें फ्लोराइड को हम कंसीडर नहीं करते, वो सारी की सारी कैसी है, वो सारी की सारी कोवेलेंट है। जिसमें हम फ्लोराइड्स नहीं देखते इन लोगों की, केवल बेरिलियम की फ्लोराइड को छोड़ के उसे देख लिया जाता है क्योंकि वो भी कोवेलेंट है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल गलत नहीं होने चाहिए पेपर में भाई। बता के जा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बता रहा हूँ इस टाइप के एग्जाम्पल में। क्लियर है, ईजी है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तब भी आ जाएंगी चीजें। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना आपको, बॉन्ड पोलैरिटी, फजांस रूल देखना है। फजांस रूल जिसको नहीं पता वो जाके सुन सकता है मेरे लेक्चर्स फजांस रूल के, उसको सब समझ आ जाएगा, सब कुछ A to Z। क्लियर है, कैसे हम बॉन्ड पोलैरिटी डिसाइड करते हैं, मैंने आपको सारे ऑर्डर लिखा दिए। क्लियर है, हाँ या ना। अब अपन बात कर रहे हैं एक लास्ट सिंपल क्वेश्चन की, फिर करते हैं इस van der Waals फोर्स वाले टॉपिक को फिनिश। क्लियर है, वही करना है हमें, कंपेयर करना है क्या, van der Waals फोर्स, क्या कंपेयर करना है, van der Waals फोर्स या फिर बॉइलिंग पॉइंट। वही ऑर्डर आएगा जो van der Waals फोर्स का आएगा। ठीक है ना। पहला आपके लिए Cl2 and Br2। क्लियर है। दूसरा O2 नेगेटिव H2O एंड ध्यान से सुनना, पहला क्या, O2 नेगेटिव H2O एंड Cl नेगेटिव O2। क्लियर है। तीसरा, ध्यान से सुनना, नियॉन एंड आर्गन। चौथा, H2S H2Se H2O, इन तीनों में। ठीक है ना। पांचवा, कितने हो गए, 4 हो गए। पांचवा सुनना, वो भी और अच्छा एग्जाम्पल है, देखना, H2 एंड
N2, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर है? एक और AlCl3, AlCl3 एंड AlBr3। क्लियर है? सातवां, लिखते चलो, आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आपके लिए लेके जा रहा हूं होमवर्क के लिए। अब तक सब कुछ आ गया, अब ये तो कर लोगे, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं आपके लिए। अगला और लिख, HCl, HBr एंड HF। क्लियर है? HCl, HBr एंड HF। हाँ या ना? कर पाएंगे? जल्दी बोलो, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। एक और देखो, एक और देखो, I2, HCl, I2 एंड, नीचे लिख दे रहा हूं इसके लिए, है ना, HCl, I2 एंड Cl नेगेटिव एंड I2। ठीक है ना? इन दोनों में कंपेयर करना है। ये 8 बेसिक से एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने आप। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, इजीली ऑर्डर बना पाएंगे, क्योंकि इतना पढ़ा दिया मैंने अब वनडबल फोर्सेस में, ये वाले एग्जाम्पल नहीं कर पा रहे हो तो मतलब अपने ढंग से लेक्चर नहीं सुना। ये 8 एग्जाम्पल कर लो, सारी चीजें आ गई इसमें। ये 8 एग्जाम्पल कर लो, पूरा वनडबल फोर्सेस कंसेप्ट फिनिश आपका। क्लियर है? अगर ये 8 एग्जाम्पल आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए अपने आप, गारंटी आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है। अगर ये 8 एग्जाम्पल आपने सुन लिए, आपने कर पाए सॉल्व ढंग से, पीछे समझा रखे मैंने सारे, सेम टू सेम हर चीज बताइए, उन्हीं में से एग्जाम्पल उठाया, बस मैंने अब चेंज कर दिया थोड़ा उन्हें। उन्हीं में से एग्जाम्पल उठाया जो पीछे कराया मैंने, उनमें से थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए मैंने, और कुछ नहीं किया। अगर आपने उन लेक्चर्स को ढंग से सुना, उन एग्जाम्पल्स को ढंग से सुना होगा, तो डेफिनेटली ये आप 8 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर हो रहे हैं तो समझ जाना, पेपर में आपका वनडबल फोर्स का क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा, सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। क्लियर है? तो भाई इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। आप लोग इन 8 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिएगा, बिल्कुल करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा इनके आंसर्स। क्लियर है? आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं ये होमवर्क। अगर ढंग से सुना है आपने लेक्चर्स तो डेफिनेटली कर पाओगे आराम से। क्लियर है? तो इस सेशन को बच्चों मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगले सेशन में अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर है? ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, टाइप्स ऑफ वनडबल फोर्सेज एंड वनडबल फोर्स होता क्या है। क्लियर है? ये आपका कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ वनडबल फोर्सेज एंड वनडबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है, दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आपको डेफिनेटली समझ जरूर आई होंगी। क्लियर है? तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक ढंग से इसको रिवाइज कर लेना। क्लियर है? और हाँ, मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।